Let's start our new chapter of business studies, class 12th, chapter number 3rd. Welcome in my business class also from today. तो हम अपना देखते हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3rd. चलो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें करते हैं. पहले मुझे बताओ, बहुत इजी सी बच्चों वाली छोटी सी बात, बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? 11th में माना पढ़ा होगा, बट बिजनेस क्या होता है? हाँ ठीक है, बट ऑक्यूपिकेशन मत कहो, बिजनेस इज अ प्रोसेस कह लो, क्योंकि अगर आप ऑक्यूपिकेशन कह दोगे ना तो वो जनरली प्रोफेशन में इंक्लूड हो जाएगा ना. अब ये कहो, बिजनेस इज अ प्रोसेस इन विच द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन, इन विच द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग. क्या अर्न करने के लिए होता है ये? हाँ, वेरी गुड, प्रॉफिट या मनी. दिस इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है बिजनेस? वेरी गुड, दिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. शाबाश. चलो ठीक है, तो बिजनेस का पार्ट है. चैप्टर 1 का हल्का फुल्का रिवीजन तो खैर मैं बाद में करवाऊंगी, पहले बताओ मैनेजमेंट क्या होता है. ये तो जानना जरूरी होगा, क्योंकि हम सारी चीजें आगे भी मैनेजमेंट की करेंगे. व्हाट इज मैनेजमेंट? क्या प्रोसेस? नहीं बच्चा, नो. कुछ और पता है मैनेजमेंट के बारे में? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. हाँ बताओ, जो पता है बोलो. यू आर ओपन टू फ्री योर. अच्छा, ये तो आप इसके फीचर्स बता रहे हो. आपके, अगर मैं आपके सपोज करो बोर्ड की प्रैक्टिकल वाले मैम हूँ, अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चा मुझे ये बताओ कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये तो आप उसके फीचर्स कह रहे हो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? मैं बताती हूँ, चिंता मत करो. सबसे छोटी, सबसे इजी, सबसे बढ़िया डेफिनेशन, जो कॉमर्स के अलावा आर्ट और साइंस साइड वाले बच्चों को भी इतनी जरूर आनी चाहिए, वो याद करो. खैर मैं आपको रटवाई दूंगी, मैं अपनी चीजें रटवा देती हूँ. उसे कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. याद करो मैंने क्या बोला, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. रिपीट करो. ना. हाँ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. सबसे शॉर्ट, सबसे सिंपल, सबसे यूनिक और कंप्लीट मीनिंग वाली डेफिनेशन मैनेजमेंट की यही है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ. मैनेजमेंट हर कंपनी में होता है, इवन हर स्कूल में होता है, हर जगह होता है. मैनेजमेंट का काम होता है अपना काम दूसरों से करवाने की कला, उसे मैनेजमेंट कहलाता है. मैनेजमेंट, स्कूल के मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, वो आपको भी इजीली समझ आएगा, कंपनी की बात नहीं करते. हम अगर सपोज को टीआरएम की बात करें, तो उसमें रजनी मैम प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल से भी ऊपर मैनेजमेंट होता है. मैनेजमेंट में जो महेश्वरी हो गए, जो भी है, राधिका महेश्वरी वगैरह, वो मैनेजमेंट है ना. अब वो सारे जो मैनेजमेंट है, उनका क्या काम होता है कि हम रजनी मैम से काम करवाएं, हम सारे रिस्पेक्टिव टीचर से काम करवाएं, और जो काम वो चाहते हैं करना, वो काम वो उनसे इफेक्टिवली करवाए. यही केस आपका, ये आपका तो स्कूल की बात नहीं, कंपनी में भी यही होता है. मैनेजमेंट का काम ये होता है, जो तुमने अपना काम सोचा, वो काम तुम अपना, किस जो तुमने टारगेट सोचा, किस तरीके से तुम अपने टारगेट को दूसरे बंदों से काम करवा के निकलवा सकते हो. मैनेजमेंट इज अ वे ऑफ गेटिंग वर्क, अपना काम डन थ्रू अदर्स, दूसरों से करवाना की कला को मैनेजमेंट कहते हैं. क्लियर? अब मैनेजमेंट की अगर मैं थोड़ी डीप में जाऊं, तो दो तरह की डेफिनेशन होती है मैनेजमेंट की. एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, एक मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है मैनेजमेंट में? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो यही होता है जो मैंने आपको अभी बताया. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. और मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच होता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
staffing, directing and controlling the managerial activities of an organization. ठीक है, ये जो मैंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मैनेजरियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? अब जो मैंने बोला दोबारा बोलो, मैंने जो मैनेजमेंट की शुरू से डेफिनेशन बोली है दोबारा बोलो। वेरी गुड। अप्रोच, अप्रोच, द मैनेजेरियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजेरियल यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हुई ना बात, अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यू तो मैं आपको 5 में से 5, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब दे दूंगी। पहले तो 1 या 2 का ही था, अब ठीक है, अब करेक्ट बोला। ठीक है, अब अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना और कोई आपसे जर्नल पूछा, ललिता मैम होगी आपकी, ललिता हो रही मैम है ना बिजनेस की, तो हाँ नेहरा, सॉरी, हाँ वो हिंदी की है दूसरी वाली। हाँ तो अगर आपसे सपोज करो वो कभी भी पूछती है कि मैनेजमेंट क्या है, या एनी ऑफ द पर्सन कोई भी आपसे पूछता है, तो आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न तो तब बताना अगर वो डिटेल में सुनने के लिए रेडी हो। अगर वो बस ये पूछे डिफाइन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। कंप्लीट, फुल मीनिंग, कंप्लीट सेंस, सबसे बढ़िया डेफिनेशन। ठीक है, और कभी आप खाली बैठे हुए हो या अगर आपके पास कभी कोई टाइम हो तो मेरे से कह देना, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। 55 पेजेस के नोट्स हैं मेरे बिजनेस स्टडीज के, मैं आपको दे दूंगी। धीरे धीरे बैठ के जितने हो सके चैप्टर 1 के लिखते रहना, बैठ के निपटा लेना इसके साथ साथ। ठीक है, कभी खाली होते हो? हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर कभी टाइम हो तो मेरे से कह देना, 2-3 पेज और रोज ले लेना, मैं आपको ये दे दूंगी चैप्टर 1 के भी आप नोट्स मेंटेन कर लो। ठीक है, लेकिन जब भी टाइम हो तब मेरे से कह देना। हाँ जी बाबू, लेकिन क्वेश्चन वोश्चन सब इंक्लूडेड है। बिजनेस में मैं केस स्टडीज करवाती हूँ। केस स्टडीज वो इस साल के नहीं, जो मतलब जो मेरे ना, जब आप लोग 11th में थे तब मेरे पास 5 बच्चे थे, वो आके नहीं, वो मेरठ के बैच के थे, तब वो 12th के थे। इस साल तो उन्होंने 12th कर ली, मतलब 12th उनके पेपर तो हुए नहीं, कल पास हो गए बिना पेपर दिए। तो वो ना मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो वो ना मेरठ के बच्चे थे, तो वो ऑनलाइन ही थे, तब तो सब कुछ ऑफलाइन ही था, तब तो पैंडेमिक कुछ नहीं था, तो भी वो ऑनलाइन ही बच्चे थे। तो मैंने उनको करवाई थी बिजनेस, तो मेरे तब के नोट्स बने हुए 55 पेजेस के नोट्स है वो। तो लेकिन वो चैप्टर 1 के है। आपको जब चाहिए होगा ना धीरे धीरे करके मैं दे दूंगी, इस लास्ट ईयर के ही है वो बच्चे के नोट्स। ठीक है, ओके बच्चा, तो अब चलो, अब हम ना चैप्टर 3 करते हैं, वरना ये रोएगा बैठ के। चैप्टर 3 का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, अब मैं आपको वो गुर दूंगी, गुर मतलब वो ट्रिक्स दूंगी जिसमें आप बिजनेस में अपने दी बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। मेरे 100 में से 98 थे अपने टाइम्स में, और 2 भी पता नहीं किस बात पे काट लिए। जब मैंने पेपर देखा था मुझे 1 to 1 सारे जो केस स्टडीज आती थी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे ना आता हो। तो भी पता नहीं 2 कैसे करके, चलो कोई बात नहीं। तो आपको भी मैं ऐसी ट्रिक्स दूंगी कि कैसे आंसर्स लिखना, कैसी केस स्टडी करनी है। आपको केस स्टडी करनी आती है? मैं समझाऊंगी, कोई बात नहीं। मैं हर टॉपिक डेली जो टॉपिक करवाऊंगी, मेरा वो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होता जब तक मैं उसकी केस स्टडी ना करवाऊं। जरूर, और अगर मैंने कभी ना करवाया तो आप मेरे से कह देना कि आप मुझे अगले दिन करवा देना उस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी। केस स्टडी हमें साथ के साथ रखनी है। कोई टीचर केस स्टडी नहीं करवाती, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि केस स्टडी को साथ के साथ रखो, वरना बच्चा ना लास्ट में कंफ्यूज नहीं होता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, काफी देर हो गई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तो देखो, आप भी इसी तरह के नोट्स लिखना है जैसे मैं लिखती हूँ बिजनेस में। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे 2 टर्म से मिलके बना है, एक बिजनेस और दूसरा एनवायरनमेंट। दोनों का अपना सेपरेट मीनिंग है। आप ऐसे लिखोगे, द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड विद 2 वर्ड्स, दैट इज बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो आप पहले बिजनेस लिखोगे ऐसे और एनवायरनमेंट लिखोगे ऐसे। सबसे पहले आप बिजनेस का मीनिंग लिख लोगे। बिजनेस का आपने अभी मुझे मीनिंग बताया था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। आपने भी यही बताया था, तो बिल्कुल ठीक है। बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, ये आपने यही बताया था, वेरी गुड।
अब एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? भूल जाओ हम बिजनेस पढ़ रहे, भूल जाओ हम कॉमर्स के स्टूडेंट है। एनवायरनमेंट ईवीएस के अकॉर्डिंग या साइंस के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? हाँ, एटमॉस्फेयर कह लो या सराउंडिंग्स कह लो, सराउंडिंग्स अराउंड अस, मतलब वातावरण, मतलब वो सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारे आसपास होती है, हमारे सरमाउंटेड बाय होती है, हमारे कह सकते हैं हमें अकम्पनिड करती है। तो एनवायरनमेंट कह सकते थे नियर बाय सराउंडिंग्स वेयर अ पर्सन लिव्स, वेयर अ कंपनी एग्जिस्ट, वेयर द पर्सन डू द वर्क। आपके आसपास का वातावरण जहाँ पे आप रहते हो, आप उसकी लिविंग को एग्जिस्ट करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप कुछ काम करते हो उससे रिलेटेड। क्लियर? आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है नियर बाय सराउंडिंग वेयर अ पर्सन लिव्स। अब जब इन दोनों का संगम हुआ, ये दोनों मिल गए, ज्वाइंड हो गए, कंबाइंड हो गए, तो एक वर्ड बना बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, इसे देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस होता है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस होता है बेसिकली, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंपनी को अफेक्ट करती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा सम टोटल ऑफ ऑल दोज फोर्सेस होता है, फोर्सेस कह लो या कह लो कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी वो सारी लोग होते हैं, तथ्य होते हैं, पर्सन्स होते हैं, चीजें होती हैं, पॉलिसीज होती है जो हमारी कंपनी के वर्किंग को अफेक्ट करती है। कंपनी के वर्किंग को अफेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, हमारी कंपनी पे असर डालती है। आप मुझे बताना कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी कंपनी पे असर डालती है, बताओ। ना, वो बात तो ठीक है जी, बिजनेस एनवायरनमेंट पे कैसी कौन कौन सी चीजें असर डालती है, ये बताओ। चेंजेस इन टैक्स पॉलिसी, very good. Demand of customer, taste of customer, choice of customer, economic policy, economic returns, tax policies, tax rates, और गवर्नमेंट रूल्स, लीगल प्रोसीजर, सोशल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल कंसर्न। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस का वातावरण, वो एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस के इर्द गिर्द होता है, वो एनवायरनमेंट जो आपकी जहाँ पे आपका बिजनेस रहता है, और वो सारे तथ्य, वो सारी फोर्सेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है। All those forces which directly or indirectly affects our living, affects our functioning, affect our business is known as business environment। बेसिकली ये हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं कंसीडर करती। आपकी कंपनी में कितनी भी लड़ाई हो, ये बेसिकली उसे इतना कंसीडर नहीं करती, ये बिजनेस एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस? हाँ, बाहर की चीज हो। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंटरनल को इतना कंसीडर नहीं करती, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी बाहरी दुनिया से आपकी कंपनी को अवगत करवाती है। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसीडर द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। अब अगर मैं आपको ये डेफिनेशन को ज्वाइन करके सिंगल लाइन में जैसे मैनेजमेंट की बताइए वो बताओ, कोई आपसे पूछे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आप कहोगे बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस गाइडिंग द वर्किंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग ऑफ अ कंपनी। समझ गए इतनी बात? बताओ मुझे, चलो बिजनेस क्या होता है। नहीं, पहले बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस वर्ड से मिलके बना है। हाँ, वेरी गुड। वेयर अ पर्सन लिव्स, एनवायरनमेंट में तो आप ये लिख दो एक पर्सन लिव्स, एनवायरनमेंट में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। दोबारा बोलो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन।
वेरी गुड। अब जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन के आता है? हाँ, अब वो क्या होता है? हम्म। वेरी गुड। तो इतनी बात आपको यहाँ तक समझ आई? देखो फर्स्ट पॉइंट ही कितना बड़ा हो गया। अगर आपसे ये कोई पूछे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, आप आराम से 2 पेज लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? सेकंड देखते हैं। It includes all those forces external to a business within which it operates. मैंने आपको ये अभी फर्स्ट में बता दिया कि ये हमारी वो सारी चीजों को कंसीडर करता है, उन सारे तथ्यों को कंसीडर करता है जो एक्सटर्नल टू कंपनी होती है, यानी कंपनी से बाहर की होती है। टर्म्स, जो चीजें हमारी कंपनी से आउटर की होती है, कंपनी से बाहर की होती है। आप मुझे क्या एक क्वेश्चन बता सकते हो कि ये कंपनी के इंटरनल चीजों को इतना अफेक्ट करने को क्यों नहीं मानती? ये सिर्फ एक्सटर्नल पे इतना जोर क्यों देती है? कैन यू टेल मी द रीजन फॉर इट? हाँ, ये भी बात है, कंपनी आउटसाइड को डील करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम अपनी कंपनी की बात ना करें, एक बात बताओ, किसी के घर में कितना भी झगड़ा होता है बट वो फिर भी बाहर वालों के सामने तो यही होता है ना कि नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये कंसीडर करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो इंटरनल ऑफ द कंपनी को तो हम झेल लेंगे, हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट आउटर वर्ल्ड से हम सबको मतलब पूरी कंपनी को साथ मिलके काम करना है, साथ वर्क करना है, साथ लड़ना है। ठीक है? तो ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द कंपनी मस्ट बी अवेयर ऑफ all such external forces as it affects the working position of a company. एक कंपनी को हर उन एक्सटर्नल फोर्सेस से अवगत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, हर उन तथ्यों को मानना चाहिए, हर उन थिंग्स को कंसीडर करना चाहिए जो हमारी कंपनी के आउटसाइड एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो हमारी कंपनी के बाहर को अफेक्ट करती है, या जो चीज हमारी कंपनी के आउटर की होती है, या जो चीज हमारी कंपनी के बाहर की होती है। इतनी बात समझ गए? Question number fourth, sorry, point number fourth, firm must consider all such policies so that organizational goals could be achieved properly. अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कंपनी को उन सारी पॉलिसीज को मानना चाहिए, उन सारी पॉलिसीज को कंसीडर करना चाहिए। उन सारे मतलब एक कंपनी को अपने गोल्स को बनाते हुए, अपनी पॉलिसीज को बनाते हुए, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने पॉलिसीज को बनाना चाहिए, जिससे ज्यादा वैल्यूएबल रिटर्न्स मिल सके, जिससे ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट मिल सके, जिससे ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट अर्न हो सके। क्लियर? अब इतनी देर से मैं फोर्सेस फोर्सेस कर रही हूँ, तो ये तो पता लगाना चाहिए कि वो फोर्सेस होते ही कौन से हमारे। व्हाट फोर्सेस आर इंक्लूडेड इन बिजनेस एनवायरनमेंट? आप ऐसी चार्ट बना के लिखोगे। हमारा जो फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो होते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट, जिसे आप एनवायरनमेंट भी कह दो, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन सबसे रिलेटेड भर भर के केस स्टडीज आती हैं। इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको अपकमिंग अपने लेक्चर्स में सभी कुछ, हर एनवायरनमेंट को डीपली एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो किस तरीके से आपकी कंपनी को अफेक्ट करता है। आई विल एक्सप्लेन यू, सब मैं आपको डीपली आगे एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप समझ लो बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन कौन सी फोर्सेस होती है: सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक। लर्न करो इन्हें। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको ये फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ, मतलब यहाँ तक बिजनेस एनवायरनमेंट समझ आए कि इसका मीनिंग क्या होता है? चलो मुझे जहां तक हमने छोड़ा था ना उससे आगे से मुझे बताओ। मैंने यहाँ तक आपका सुन लिया था कि वो 2 वर्ड से मिलके बनता है, उससे आगे बताओ मुझे क्या होता है। वेरी गुड। और
Very good. Business, all the company must be aware of the external forces. Next. हर कंपनी को, मैं हिंदी बोल रही हूँ, आपको इंग्लिश में बताना है, हर कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए इन्हीं सारे फोर्सेस को मद्देनजर रखना चाहिए, जिससे वो अपने टारगेटेड रिटर्न को अचीव कर सके। बोलो, इंग्लिश बोलो इसकी। वेरी गुड। अब इतनी बात समझ आ गई, अब बताओ व्हाट आर द फोर्सेस इंक्लूडेड इन बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी गुड। यहां तक आपको क्लियर है? आज का ये टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लियर है? चलो, अब शुरू हो जाओ केस स्टडी को रीड करना। हर चीज की केस स्टडी साथ के साथ दूंगी मैं आपको, इतनी केस स्टडी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी जितनी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। रीड करो, पूरी केस स्टडी आप रीड करोगे। हम्म। हम्म। बस रुक जाओ, देखो इसे रीड करते हैं। चलो, रीड करने से पहले आप मुझे बताओ, आपको पढ़ने से इसका क्या समझ आया केस स्टडी से? हम्म। हाँ, करेक्ट। हाँ जी। आगे। बच्चे, इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी चेंज नहीं हुई, हम कोई नहीं होते इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने वाले। कंपनी के लिए बाहर की इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो गई। मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सुधा एक अपनी कंपनी चला रही है, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक कहा था। उसकी कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स है, सब आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सुधा की अपने मेंबर्स के साथ। सब एक साथ अच्छे से रहते हैं, बट वो ना ज्यादा बाहरी दुनिया से अवगत नहीं होते। वो ज्यादा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में नहीं रहते। उसके रिजल्ट के स्वरूप एक बार इकोनॉमिक में पॉलिसीज में चेंज आया। इकोनॉमिक पॉलिसीज का है तो जैसे 2016 में वो हो गई थी नोटबंदी, याद होगा आपको, जब मतलब वो 500। हाँ, तो ये होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज की। अचानक, हम कोई नहीं होते इकोनॉमिक पॉलिसी को डिसाइड करने वाले, ये गवर्नमेंट करती है। किस पे कितना टैक्स लगाना है, किसको कितना टैरिफ देना है, किसको कितना कोटा देना है, किसको कितना मतलब रिजर्वेशन देना है, किस पे क्या करना है, ये सारी चीजें हम नहीं डिसाइड करते, ये सारी चीजें एनवायरमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अचानक क्या हुआ, उनका इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, और क्योंकि वो तो उनके अवेयर में रहते ही नहीं, वो तो उसके साथ अवगत रहते ही नहीं, तो उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। किसे लॉस झेलना पड़ा? चलो, अब आपको ये केस स्टडी समझ आई अच्छे से? चलो, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे, आंसर आप मुझे जब नोट्स लिख के कल दिखाओगे ना, तो आप इसके आंसर साथ साथ खुद लिख लेना, मैं अभी डिस्कस करवा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिसिंग इन सुधास कंपनी? क्या चीज मिसिंग है सुधा की कंपनी में? वेरी गुड। हाँ, बॉन्ड तो नहीं कह सकते, सेकंड वाला ठीक है। द अवेयरनेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज मेजर मिसिंग इन सुधास कंपनी। सुधा कंपनी डू नॉट गेट अवेयर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज वेरी बैड। खैर, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक मार्क्स के इसके क्वेश्चन होता है, तो एक या दो लाइनें लिख लो, वो भी इनफ है। ठीक है, तो आप लिखोगे इन सुधास कंपनी द अवेयरनेस रिगार्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वॉज मिसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई दे सफर्ड फ्रॉम लॉस? वो लॉस उससे क्यों सफर हुए? वेरी गुड, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर विद द करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। वेरी गुड। थर्ड, हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड? ये कैसे ठीक हो सकती है?
Very good. To be in touch with outside environment company and to get the awareness regarding them. शाबाश. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट फोर्स दे इग्नोर? फोर्स बताना है, इसमें बड़ा आंसर नहीं लिखना, बस ये बताओ कौन सी फोर्स को इन्होंने मेनली इग्नोर किया। नहीं बच्चा, सोशल का क्या उन्होंने किया, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना वही तो नहीं देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक तो ये एज आपकी केस स्टडी कुछ पैराग्राफ टाइप के होते हैं, जैसे अनसीन पैसेज होते हैं, बट सारे नहीं। तो इसमें ना अनसीन पैसेज जो इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज तो उन्होंने कंसीडर नहीं की थी, तभी तो उन्हें लॉस झेलना पड़ा। दे हैव नॉट कंसीडर द इकोनॉमिक फोर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ बाबू, आपको इस केस स्टडी में कोई दिक्कत है? आप ना, ये बात भी एक फैक्ट है, आप केस स्टडी तभी समझ और कर पाओगे अगर आपके कंटेंट क्लियर हो। अगर आपको सपोज करो यही ना पता होता कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या, उनकी फोर्सेस क्या होती, तो ये आप कभी भी नहीं कर पाते। केस स्टडी को करने के लिए आपकी थियोरी अच्छी होनी चाहिए, और केस स्टडी मैक्सिमम आती है आपके पेपर में। आप ये मानो 80 में से 60 मार्क्स की केस स्टडी होती है, 20 ही मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। केस स्टडी वही बच्चा कर सकते हैं जिसकी थ्योरी अच्छी हो। ठीक है, आपको अच्छा लगा आज का ये न्यू कहते हैं बिगनिंग, अच्छी लगी? समझ आ गया? सब आ गया बाबू आपको? चलो ओके, तो आपने इसको ये केस स्टडी के क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना, और इसका भी काम आप कल ही तक ही भेजोगे इकोनॉमिक्स के साथ साथ ही। ओके,